Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about an important topic of India's foreign policy और आज हम देखने वाले हैं इंडिया's न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी कैसा है। ओके सो देखते हैं आज का टॉपिक को। ओके सो न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी ये क्या है, मतलब न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। ओके इज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी कंसर्निंग सम और ऑल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है एंड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल सच एज यूरेनियम माइनिंग और कंसंट्रेशन कन्वर्शन, enrichment of nuclear fuel, generating electricity by nuclear power, storing and reprocessing spent nuclear fuel, and disposal of radioactive waste। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से जो चीज बनती है नेशनली, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे हम यूज करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इसका व्यवहार करेंगे, इसको रिलेटेड जो पॉलिसी है वो है न्यूक्लियर पॉलिसी। ओके ये नेशनली हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे और इंटरनेशनली हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, ये है न्यूक्लियर पॉलिसी। Okay, so nuclear energy policy often include the regulation of energy use and standards relating to nuclear fuel cycle. So nuclear energy policies में कितने परिमाण हम न्यूक्लियर वेस्ट को यूज करेंगे, न्यूक्लियर को हम कितने स्टैंडर्ड है, इसको कितने देर तक यूज करेंगे, इसके लिए कोई रेगुलेशंस रूल्स फॉलो करने होंगे, ये सब चीज को लेकर बनता है न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी। ओके सो इंडिया में क्या फॉलो होता है। ओके कौन से कब से शुरू हुआ, इसको जानने से पहले हमें देख लेना है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। ओके सो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड employ its nuclear weapons both during peace and war। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एक स्टेट के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो वो उसके पीस के टाइम में और उसके लड़ाई के टाइम में, वॉर के टाइम में वो कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को कैसे यूज करता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन क्या करता है, दिस डॉक्ट्रिन हेल्प्स टू एस्टेब्लिश डिटरेंस वर्सेस एडवाइजरी। ये कभी कभी अप्लाई किए जाते हैं, डिटरेंस किए जाते हैं, कभी प्रतिरक्षा किए जाते हैं, कभी कभी एडवाइजरी रोल किए जाते हैं। ओके Through a nuclear doctrine, a state can communicate its intention and resolve to the enemy। अगर किसी स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वो फॉलो करता है, वो क्या करता है, उस देश के साथ, दूसरे देश के साथ कम्युनिकेट करके वो अपना जो प्रॉब्लम है वो एनिमी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब आपके पास जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, आप उसे कैसे यूज करते हैं, उसके लिए आप क्या रूल्स रेगुलेशंस, क्या मनोभाव पोषण करते हैं, ये कहता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ओके इंडिया देखते, the Indian nuclear policy first initiated in the late 1940s, which was supported and guided by Homi J. Bhabha and supported by the Prime Minister Jawaharlal Nehru। So first time इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, लेकिन उससे पहले ही ओके न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर खोलने की बात कर रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू तब के प्राइम मिनिस्टर 1940s के लेट में, मतलब 1947 के दौरान पर होमी जे भाभा एंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुछ बातें की थी जो न्यूक्लियर पॉलिसी रिलेटेड है। ओके उन्होंने सपोर्ट किया था कि भारत को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होनी चाहिए। ओके ड्यूरिंग ओके यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ड्यूरिंग 1950s के दौरान इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी हिट टू स्टैंड्स। 1950s के दौरान जब इंडिया इंडिपेंडेंस होने के 2-3 साल बाद इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी का दो मुख्य चीजें बाहर आई। ओके फर्स्ट तो थी, First, India had to be in a position to develop nuclear energy for peaceful purposes without its being dominated or constrained by external powers। इंडिया का खुद का एक न्यूक्लियर आर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करना चाहिए। क्यों? पीसफुल पर्पसेस के लिए। और यहाँ पर कोई दूसरा देश उसे एक्सटर्नल पावर्स के डोमिनेट नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा। सो इंडिया के पास अपना खुद का न्यूक्लियर एनर्जी होना चाहिए जो वो अपने खुद ब खुद बनाएगी और
वहां पर वो किसी का कंट्रोल नहीं मानेंगी, वहां पर एक्सटर्नल कंट्रोल्स नहीं रहेगा, इंडिया के पास इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पावर रहेगा. Secondly, even while attempting to bring about nuclear disarmament in the world, India had to retain its nuclear option and use it for labor to bring about nuclear disarmament. Okay. सो इन जब पूरा वर्ल्ड 1968 एनपीटी के दौरान सारे स्टेट जब न्यूक्लियर डिजार्मामेंट की बात कर रहे थे, इंडिया तब न्यूक्लियर डिजार्मामेंट का बात नहीं कर रहा था. तब इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को कलेक्ट करने की बात कर रहा था, क्योंकि जो स्टेट्स न्यूक्लियर डिजार्मामेंट की बात कर रहे थे उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके बाद वो डिजार्मामेंट की बात करें. वो अपने को अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो उसे नहीं नष्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश को नहीं कैप्चर करने दे रहे हैं. तो इंडिया ने न्यूक्लियर ऑप्शन चुना. क्योंकि क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि उनके पास होना चाहिए, तभी इंडिया को एक पावरफुल कंट्री के तौर पर देखा जाएगा. उसके इंडिया के पीसफुल पर्पस के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर एनर्जी को कंजम्पशन करने की बात की, मतलब इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को लाने की बात की गई. और न्यूक्लियर डिजार्ममेंट को उन्होंने जरूर माना, लेकिन वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इंडिया कलेक्ट करेगी न्यूक्लियर आर्मामेंट्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. When the establishment of the International Atomic Energy Agency was mooted, India took off on stand that agency's rule should not be that of a policeman but of a promoter of peaceful uses of nuclear energy. इंडिया में जो इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाया गया, जो इंडिया के अकॉर्डिंग उसे एक पुलिसमैन की तरह सिर्फ नजरदारी का काम नहीं करना चाहिए. उसे देखना चाहिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सारे जो देश हैं वो पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करे. ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर एनर्जी आप यूज ही ना करने दो, प्रोटेक्ट उसे स्टॉप कर दो, लेकिन इसे ऐसा रोल करना चाहिए कि जिससे वो प्रोमोट करे पीसफुल यूज में न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी खराब चीज तो नहीं है, लेकिन उसे पीसफुल यूज वे में पीसफुल तरीकों से इसे यूज करना चाहिए. इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने की बात की गई है यहाँ पर. मतलब यहाँ पर एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बनने की कोशिश करना होगा जो कि पीसफुल वे में न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे यूज किया जाएगा इसमें हेल्प करे. ओके, India conducted its first test in 1974, which was known as Pokhran 1 और Smiling Buddha. तो इंडिया ने फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में किया था, जिसका नाम था पोखरण 1 और स्माइलिंग बुद्धा, इसके नाम से हम जानते हैं. सेकेंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो 1998 में हुआ था, जिसको हम कहते हैं पोखरण 2 और ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे जानते हैं. सो ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है. Okay, India did not join the NPT and CTBT because India think that NPT gave unlimited license to proliferation of the 5 nuclear weapon state, and also the CTBT is neither comprehensive nor it bans all nuclear weapons of the nuclear weapon states. Okay, so मैंने पहले ही कहा था कि वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर डिजार्मामेंट की बात की गई, so इसीलिए 1958 में NPT और 19 उसके बाद NPT की घोषणा की गई. लेकिन इंडिया ने खास तौर से क्लियरली बताया था कि इंडिया एनपीटी नहीं ज्वाइन करेगा. उसके बाद सीटीबीटी आया. सीटीबीटी आया 1996 में. इंडिया ने तब भी कहा कि वो सीटीबीटी नहीं ज्वाइन करेगा. क्यों नहीं ज्वाइन करेगा एनपीटी? क्योंकि एनपीटी में बताया गया था कि वो जो जिन स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो नहीं बना सकते, लेकिन जो स्टेट्स के पास है वो उसे कभी ध्वंस करने की, उसे नष्ट करने की बात नहीं की गई. और सीटीबीटी में कॉम्प्रिहेंसिव जो बात की गई है, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ग्रांट, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस देखा ही नहीं गया है इंडिया के अकॉर्डिंग. सो इसीलिए ये हर तरह का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट क्यों कॉम्प्रिहेंसिवली बैन नहीं करता है. इसीलिए इंडिया को लगा कि ये जो सीटीबीटी एंड एनपीटी है ये पक्षपात मूलक है, और ये जो P5 के मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया यूएसए, चाइना, रशिया, इनको ज्यादा हेल्प कर रही है. सो इसलिए इंडिया ने ये ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया. नेक्स्ट देखते हैं. द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इंडिया विल नॉट यूज एनी न्यूक्लियर वेपन इन रिटेलिएशन टू अ कंट्रीज अटेम्प्ट ऑन अटैक ऑफ इंडिया, इट्स स्टेट्स और इट्स आर्मी विद अ न्यूक्लियर वेपन. मतलब इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये न्यूक्लियर वेपन्स को किसी दूसरे कंट्री के लिए लड़ाई के वक्त यूज नहीं करेगा. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन जनरल इज हाउ अ कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स यूजेस, कैसे ये यूज करेगा इंडिया वॉर के टाइम एंड पीस के टाइम. देखते हैं. सो
इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो 3 पिलर के ऊपर है। फर्स्ट है नो फर्स्ट यूज, सेकेंड है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट एंड सिविलियन कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं NCA। एक एक करके देखते हैं। सो नो फर्स्ट यूज क्या है, मतलब इंडिया कभी भी फर्स्टली यूज नहीं करेगा। मतलब देखते हैं, nuclear weapons will not be used in retaliation against nuclear attack on Indian territory or on other Indian forces elsewhere. Nuclear retaliation to first strike will be a massive and it is designated to inflict unacceptable damage. Nuclear retaliatory attack can be authorized by a certain political leadership only through NCA. अगर इंडिया सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम नहीं, अगर इंडियन टेरिटोरी में इंडियन आर्मी के खिलाफ अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगी तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स जरूर यूज कर सकती है, लेकिन वो मैसिव होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए वो स्ट्राइक तब। लेकिन फर्स्टली इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स मतलब न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगी। और जिन देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इंडिया कभी भी उन देश के साथ न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगी। फर्स्ट तो इंडिया कभी भी फर्स्टली वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगी, एंड ऑल्सो इंडिया कभी भी जो देश पहले अटैक नहीं करेगी उनको साथ अटैक नहीं करेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट। व्हाट इज क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट? द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट विल इंक्लूड अ सर्वाइवल एंड ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड न्यूक्लियर फोर्सेस, a ruptured command and control system, effective intelligence and early warning capability, and comprehensive planning and training for operation in line with the strategy and the will to employ nuclear forces and weapons. अगर किसी क्षेत्र में आपको न्यूक्लियर वेपन यूज करना होगा तो ऐसे भी यूज करना होगा कि उसका जो इम्पैक्ट हो, उसका जो क्षति है, वो उसका जो खराब दिख है वो कंट्रोल में रहे। मतलब कंट्रोल करके आपको न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना होगा। मतलब उसमें सर्वाइवलिटी रेट, उनमें लोगों में ज्यादा ना इफेक्ट हो, ये देखना होगा। ओके, यहाँ पर मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, कम से कम लोग मारे जाने चाहिए, कम से कम जो इम्पैक्ट होना चाहिए उसका। ओके, इसके लिए आपको इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए, अर्ली कैपेबल वार्निंग लेनी चाहिए, कंप्रेहेंसिव प्लानिंग करके, ट्रेनिंग लेकर, ऑपरेशंस लेकर, ये स्ट्रेटेजी कर कर आपको एम्प्लॉय करना चाहिए न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वेपन्स। ओके, सो सब कुछ करेंगे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट है सिविलियन कंट्रोल NCA। ओके, NCA मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी। On January 4, 2003, India rebuilt at the three-tier nuclear command authority to manage its nuclear weapons. This brought fame what was approved the nuclear doctrine prepared by the National Security Board after May 1998 nuclear test. So second पोखरान के बाद 1998 के बाद एक एजेंसी बनाने की कोशिश की, एक अथॉरिटी बनाने की कोशिश की जिसका नाम है नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो 2003 में अल्टीमेटली रिबिल्ड हुआ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अप्रूव करेगा कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कैसा होगा, वो क्या क्या रूल्स फॉलो करेगी, कब फॉलो करेगी, कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगी। यहाँ पर जो हेड्स है वो डिसीजंस लेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। सो उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाएगा। ओके, सो ये कमांड अथॉरिटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिसीजंस लेगी। ओके, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाज कंप्राइज्ड ऑफ पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। सो पॉलिटिकल काउंसिल में है प्राइम मिनिस्टर, इसके हेडेड है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इनके आर्मी रिलेटेड है, नेवल के हैं, एयरफोर्स के हैं, इनके जो एग्जीक्यूटिव है वो रहते हैं। और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में जो लोग आर्मी में इसके साथ रिलेटेड है, मतलब जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में रहते हैं। ओके, ओके, अब फीचर्स देखते हैं, जो मेन फीचर्स क्या क्या है इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है बिल्डिंग मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। सबसे कम इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, कम से कम लोगों को ये अटैक करना चाहिए। नेक्स्ट है नो फर्स्ट यूज पोस्चर, न्यूक्लियर वेपन्स टू बी यूज्ड ओनली इन रिटेलिएशन अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और इंडियन फोर्सेस एनीवेयर। अगर वो इंडियन फोर्सेस के ऊपर या इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा तो इंडिया इसके रेस्पॉन्स में करेगा, लेकिन पहले नहीं करेगा।
और जो फर्स्ट स्ट्राइक होगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डेजिग्नेटेड टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। अगर अनएक्सपेक्टेबल और मैसिव डैमेज हुआ तभी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। ओके, न्यूक्लियर रिटेलिटरी अटैक्स टू बी ऑथराइज्ड ओनली बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। यहाँ पर जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के हेड होंगे, प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे देश के, सो उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग हेड जो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूटिव के हेड के अकॉर्डिंग ये डिसीजंस लिया जाएगा कि क्या हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे या नहीं। नेक्स्ट, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नो न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जिनके पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, उनके विरुद्ध हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, continuance of strict control on export of nuclear and missile related material technologies, participating in FMCT negotiations, continued moratorium on testing। मतलब आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर रहना होगा, आप कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज क्या के यूज कर रहे हैं, सो इसके लिए आपको एक टेस्ट करके, टेस्टिंग के थ्रू आपको जाना होगा। नेक्स्ट, इंडिया टू रिटेन ऑप्शन ऑफ रिटेलिएशन विद द न्यूक्लियर वेपन्स इन द इवेंट ऑफ मेजर अटैक अगेंस्ट विद अ बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। इंडिया कभी भी बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स नहीं यूज करेंगे, उसको ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजर अटैक के अगेंस्ट के हिसाब से बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स नहीं यूज कर सकते हैं। Next, continued commitment to goal of nuclear weapon free world and through global verifiable and non-discriminatory disarmament। इंडिया हमेशा डिसआर्मामेंट की बात करता है, ग्लोबल लेवल पे वेरीफाइड करता है, फ्री न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड की बात करता है। यहाँ पर कोई भी वेपन्स नहीं यूज की जाएगी ग्लोबल लेवल पर, एंड डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, डिसआर्मामेंट करने की कोशिश किया जाएगी यहाँ पर। ओके, सो न्यूक्लियर रिटेलिएशन क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है, ओके देखते हैं। सो न्यू दिल्ली हैज हेल्ड दैट इट विल नॉट बी द फर्स्ट टू इनिशिएट न्यूक्लियर स्ट्राइक बट टू रिटेलिएट शुड बी डिटरेंट। ओके, सो मतलब न्यू दिल्ली कहता है, हैज हेल्ड दैट इट विल नॉट बी फर्स्ट स्ट्राइक, कभी भी इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा। ओके, इस्लामाबाद डज नॉट एक्सपोर्ट नो फर्स्ट यूज। इस्लामाबाद पाकिस्तान कभी भी नहीं मानता कि वो फर्स्ट यूज नहीं करेगा। ओके, वो कर सकता है। ओके, द न्यू न्यूक्लियर ऑप्शन एडिंग एन एलिमेंट टू फ्लेक्सिबिलिटी टू अनकंडीशनल नो फर्स्ट यूज पोस्चर कैन हेल्प अनपिन डिटरेंस अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। ओके, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे तब उनके अकॉर्डिंग पोखरण विटनेस्ड अटल जी's firm resolve to make India a nuclear power and yet remain commitment to the doctrine of no first use. India has adhered to this. What happens in future depend on the circumstances। मतलब वो यही बताना चाहते थे कि जो अटल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1998 के वक्त, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट बनाने की कोशिश की। उन्होंने नो फर्स्ट यूज का जरूर यूज किया है, लेकिन वो अगर सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर of India's nuclear policy. I hope you understand. Thank you for your cooperation. Keep on watching and keep on learning.